नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस मैथ मैजिशियन में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 1.2 का पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? सिद्ध कीजिए कि अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको अपन को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या तो वे होती है जिन्हें p/q के रूप में अपन लिख सकते हैं, अर्थात पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। ये तो परिमेय संख्याएं होती है। और जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्याएं होती है। तो अपन को सिद्ध ये करना है कि अंडर 5 है जो एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे। विरोधाभास विधि में अपन पहले गलत मान लेते हैं कि अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, ये मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं। फिर अपन इसको आगे हल करेंगे तो अपन को जो परिणाम प्राप्त होंगे गलत मानने के कारण वो भी गलत ही मिलेंगे, क्योंकि अपन ने गलत परिणाम माना था तो इसलिए गलत ही मिलेंगे। तो अतः स्पष्ट हो जाएगा कि गलत परिणाम इसलिए मिले क्योंकि आपने माना गलत था। तो फिर सही क्या था जो एक्चुअल में था कि अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए मानते हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानते हैं, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, ये अपन ने मान लिया। ठीक है, जब परिमेय संख्या मान लिया तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं अपन अंडर रूट 5 को। तो अंडर रूट 5 को लिखो p/q के बराबर, क्योंकि इसे परिमेय संख्या मान लिया अपन ने। जहाँ p/q क्या है? p/q सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये भी अपन ने मान लिया कि p/q सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है कि सहअभाज्य संख्या वे होती है जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई नहीं हो। जैसे 3/5, 3/10, 6/11। अब ये सभी संख्याएं है ना जो सहअभाज्य संख्या है। आप श्री में देखो 3/5 है ना, 3/5 तो 3 का गुणनखंड 3 × 1 और 5 का गुणनखंड 5 × 1। तो एक तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है जो दोनों में उपस्थित हो, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। जैसे है 3/10, तो 3 का गुणनखंड होगा 3 × 1 और 10 का क्या होगा 2 × 5। ठीक है, तो इनमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आपने लिखा जैसे 15 बटे आपने लिखा 8, 15/8 लिखा या 8/15 लिखा। तो देखो 8/15 भी ये दोनों संख्याएं जो सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि देखो 8 के गुणनखंड होते हैं 2 × 2 × 2 और 15 के गुणनखंड होंगे 3 × 5। तो इनमें भी कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, तो ये भी सहअभाज्य संख्याएं हैं 8 और 15। लेकिन एक संख्या देखो 5/10, तो 5 का गुणनखंड होगा 5 × 1 और 10 का होगा 2 × 5। अब इनमें देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है 5, 5, तो मतलब ये 5 से 5 कट जाएगा। मतलब ये संख्याएं कटने वाली है जिनमें दोनों में किसी संख्या का भाग चल जाए। जैसे 5 में 5 का जा रहा है, 10 में भी 5 का जा रहा है, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है ना। तो लेकिन ये p/q जो आपने माना है वो सहअभाज्य संख्या है, मतलब ये किसी भी संख्या से नहीं कटती। मतलब p में भी किसी का भाग उसका भाग नहीं जाता, जैसे p में 5 का भाग नहीं जाएगा और इसमें भी 5 का भाग नहीं जाएगा, दोनों में 5 का भाग नहीं जाएगा। तो ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये अपन ने मान लिया। अब देखो थोड़ा सा इसको आगे हल कर लेते हैं। इसको देखो वज्र गुणा कर लेते हैं। इसके नीचे एक मान लो q को अंडर रूट 5 से और 1 को p से कर लेते हैं गुणा। तो इसको गुणा करके ऐसे लिख लेते हैं। ओके, अब इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग जब आप करेंगे तो p का वर्ग हो जाएगा p² और अंडर रूट 5 होता है वर्गमूल 5 का वर्ग होगा 5 और q का होगा q²। अब देखो मैं आपको बताऊँ, जब आप वर्गमूल 5 का स्क्वायर करते हैं तो ये 5 आ जाता है, ये वर्गमूल से ये वर्ग कट जाता है। जैसे आप जानते हैं, मैं आपको बताऊं कि जिसके ऊपर वर्गमूल लगा होता है ना उसके मतलब ये होता है कि उसकी घात 1/2 है। ठीक है, जैसे 5 के ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि 5 तो यहाँ कहीं और वर्गमूल की जगह 1/2 घात है। और इसके ऊपर भी एक स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब देखो आप श्री में घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो ये दोनों गुणा हो जाएंगी तो ये 2 से 2 कट जाएगा, केवल बचेगा 5। तो इसलिए अंडर रूट 5 का वर्ग होगा 5, जो अपन ने लिख दिया। अब इसको दे दो समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखो समीकरण फर्स्ट को ध्यान से देखो। समीकरण फर्स्ट में ये दे रखा है 5q², 5q² दे रखा है। इसका मतलब ये है कि p² के दो गुणनखंड है, एक तो 5 है और एक q² है। तो इसमें 5 का भाग चले जाएगा आसानी से। अगर इसमें आप 5 का भाग देंगे 5q² में तो 5 से 5 कट जाएगा। तो जब ये इसमें 5 का भाग चले जाएगा तो ये p² में 5 का भाग चले जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, समीकरण फर्स्ट से ये स्पष्ट हो रहा है कि p² किससे विभाजित है, p² 5 से विभाजित है। समीकरण नंबर 1 को अपन देखते हैं। जब क्योंकि p² के गुणनखंड में एक 5 आ रहा है, p² का गुणनखंड है 5 और q², तो ये 5 से कट रहा है तो ये 5 से कटेगा। तो p² 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा।
ओके, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ये एक प्रमेय है, जब किसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित होता है तो वह मूल संख्या भी 5 से विभाजित होगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। जैसे दो संख्याएं हैं, एक है 400 जो किसका वर्ग है, 20 का वर्ग है, और एक है 625 जो किसका वर्ग है, 25 का वर्ग है। अब देखो, अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या जो 400 है ये 5 से विभाजित है, अगर 400 में किसका भाग जा रहा है, 5 में, तो इसकी वर्गमूल संख्या आएगी ना 5, वो सॉरी 20, तो ये भी 5 से विभाजित होगी, 100% 5 से विभाजित होगी। अगर ये 625 भी 5 से विभाजित है तो ये 25 भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ये पी भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ओके, ये एक प्रमेय है जो आपकी बुक में भी है। अब देखो, अगर p 5 से विभाजित हो रहा है ना तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, p 5 से विभाजित है ना तो p के गुणनखंडों में एक 5 भी आएगा, तो एक गुणनखंड तो 5 आ गया, मान लेते हैं एक दूसरा गुणनखंड आ रहा है r, p को 5 r लिख सकते हैं क्योंकि 5 से कट जाएगा, अपन ने भी सिद्ध किया है ना। अब देखो, इसको दे दो समीकरण नंबर 1, यहाँ लिख लो अतः। अब देखो समीकरण 1 व 2 को देखो, अब आपको समीकरण 2 से 1 में वैल्यू जमानी होगी p की यहाँ पर, तो लिखो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब शेष सवाल अपन आगे कर लेते हैं। यहाँ p की वैल्यू इसमें जमा दो, 5r p की जगह, तो p की जगह मैंने जमा दिया 5r, और ये स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ लिख दिया 5q स्क्वायर, सही से बचा हुआ जो यहाँ के यहाँ। अब इसको आगे हल करेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और r का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है, और 5q स्क्वायर यूँ के यहाँ। अब देखो, अब 25 को इधर बटे में लिया हो अपन, क्योंकि अपन को 25 को बटे में क्यों लेके आना है, अभी आपने सिद्ध किया कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है समीकरण 1 से, तो अब अगले स्टेप में अपन क्यू स्क्वायर को भी 5 से विभाजित करेंगे, इसलिए 25 को बटे में लेके आएंगे, तो 5q स्क्वायर बटे 25 है ना, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 वर्ग 25, तो आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। ओके, अब देखो इस समीकरण से भी स्पष्ट हो रहा है कि क्यू स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है ना, तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, तो अपन इसलिए लिख लेते हैं इसको अतः, इसको दे दो समीकरण नंबर 3, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, अब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो इसका मतलब ये होगा कि क्यू भी 5 से विभाजित होगा, बड़ा सिंपल है। अब देखो, अपन ने दोनों चीज़ सिद्ध कर दी, यहाँ सिद्ध कर दिया कि p भी 5 से विभाजित है और q भी 5 से विभाजित है। अब दोनों में मैंने अभी बताया था कि p बटे q क्या अपने क्या मानी थी, सहवाय संख्या मानी थी, मतलब ये किसी से नहीं कटती, इनमें कोई भी उमनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो लेकिन अपन ने तो सिद्ध कर दिया कि 5 और 5 दोनों 5 से कट रही है। देखो p भी 5 से कट रहा है और q भी 5 से कट रहा है, तो मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें क्या आ गया, 5 आ गया। क्यों आ गए, अरे अपन ने गलत माना है ये, इसलिए गलत परिणाम आया है। अगर अपन सही मानते तो ऐसा नहीं आता, तो गलत मानने के कारण गलत परिणाम आया है। तो अपने जो एक्चुअल में जो संख्या थी जो अपन ने गलत मानी थी वो परिमेय संख्या मानी थी, अतः ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये गलत हो गया सिद्ध, तो √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ये विरोधाभासी सिद्ध हो जाएगा। अब लिखो यहाँ पे अतः p व q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी कल्पना के विरोध में, कल्पना के विरोध में है। अब आगे यहाँ कर लिख देता हूँ मैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ये अपन को सिद्ध हो गया। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से, स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ये पहला सवाल हो गया। अब अपन करेंगे दूसरा सवाल। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को सिद्ध करने के लिए भी आपको उल्टा ही मानना है कि यह एक परिमेय संख्या है। तो माना 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, विरोधाभास विधि से अपन इसको सिद्ध करेंगे। जब ये परिमेय संख्या है
जब ये परिमेय संख्या है तो इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बटे क्यू। ठीक है, जहाँ पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है, और क्यू 0 के बराबर नहीं है। ये परिमेय संख्याओं की परिभाषा होती है। अब देखो थोड़ा सा आगे हल करो। अब देखो आप, ये पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। अब इस 3 को इधर को ले जाओ पक्षांतरण करके, तो देखो 2√5 तो इधर को बच जाएगा, और इस 3 को इधर को ले जाएंगे, पी बटे क्यू -3 ले गए। अब इसको और आगे हल कर लो थोड़ा बहुत, 2√5 यूँ का यूँ, इसको लघुत्तम लेके हल कर सकते हैं, p-3q बटे क्यू। आप इसके नीचे एक मान लेना, इनका लैसन लेना, क्यों आएगा, और आप इसको ऐसे हल कर सकते हो। अब देखो ये दो इधर गुणा में है, तो ये दो नीचे बटा में आ जाएगा। देखो p-3q बटे 2q, ये दो था जो नीचे आ गया। अब ये सब करने का अपना एक ही उद्देश्य है कि इधर को अपन को ये केवल यही संख्या रखनी है। अब अपन जानते हैं कि √5 एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये तो अपन को पता है। अब इधर को देखो, ये संख्या है ना, देखो p q दोनों क्या है, एक पूर्णांक है ना, और जब ये पूर्णांक में पूर्णांक को घटाएंगे तो आपके पास पूर्णांक ही प्राप्त होगा, और नीचे भी एक पूर्णांक है 2q है ना। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक, तो ये टोटल कौन सी संख्या हो गई, ये बटे वाली संख्या हो गई ना, कि सभी p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, ये q भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है। तो जब अपन इस पूर्णांक में इस पूर्णांक को घटाएंगे तो पूर्णांक बचेगा, और नीचे भी एक पूर्णांक संख्या आएगी, मतलब पूर्णांकों का अनुपात आ गया, p बटे q के रूप की वैल्यू हो गई, बटे वाली संख्या गई। तो ये टोटल है जो एक परिमेय संख्या है, जबकि इधर को क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मतलब क्या हुआ, एक विरोधाभास प्राप्त हुआ ना। ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं कि इधर को तो परिमेय हो गई और ये क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। तो ये विरोधाभास है। विरोधाभास इसलिए आया क्योंकि अपन ने माना गलत था, तो गलत माना तो सही का था। ये अनरूढ़ ये संख्या है जो एक अपरिमेय संख्या है, हो जाएगा इस तरह से। तो लिखो, क्योंकि यहाँ p-q-3 और 2 सभी पूर्णांक है, पूर्णांक तथा p माइनस, इसलिए तथा मतलब इसलिए आगे लिख लेता हूँ मैं, इसलिए p-3q बटे 2q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके, जबकि इसके दाएं पक्ष में, सॉरी बाएं पक्ष में, बाईं ओर, ये बाईं पक्ष में √5 अपरिमेय संख्या है। अब देखो भाई, संख्या है जो कि विरोध है, जो कि विरोधाभास है या विरोध है। अब विरोध है क्योंकि अपने गलत माना था इसलिए तो विरोध हुआ, अतः जो सही था ना वही सही है। अतः 3 + 2 वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। गलत मानने पर तो गलती प्राप्त हो गया, अपरिमेय संख्या है। ओके, तो ये हो गया दूसरा सवाल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा तीसरा सवाल, जिसमें 3 प्रश्न है, उनको मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको इस सवाल में एक चीज़ और बता देता हूँ अलग से, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। वो देखो, अगर इस प्रकार कोई संख्या जाती है, जैसे ये है √5 एक परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या ना, जब इस अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो ओवरऑल संख्या प्राप्त होती है जो अपरिमेय होती है। तो ये पूरी संख्या 2√5 है ना जो अपरिमेय है, और अगर इस अपरिमेय संख्या में अपन किसी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तब भी ऑल ओवर प्राप्त होगी ना, जो अपरिमेय प्राप्त होगी, क्योंकि अपरिमेय में परिमेय को जोड़ो ना तो अपरिमेय प्राप्त होती है। अब हम करेंगे तीसरा सवाल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। 3 प्रश्न है इसमें, 1/2 वर्गमूल 2, 7 वर्गमूल 2 और 6 + वर्गमूल 2, ये 3 प्रश्न है, इन तीनों को सिद्ध करेंगे। अब जो ये पहला प्रश्न है ना, वो तो उस तरह का प्रश्न तो आप कर चुके हैं। देखो मैं आपको पहला प्रश्न करके बताता हूँ पहले। तो इसमें अपन मानेंगे पहले को कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लेंगे ना, अपन को परिमेय सिद्ध करना है तो उल्टा मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। ओके, परिमेय संख्या मान लिया। जब इसे परिमेय संख्या मान लिया तो इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, p बटे q। वही p और q क्या है, सहअभाज्य, ये मान लिया अपन ने। जो √5 प्रथम सवाल किया था ना उसकी तरह है ये,
उसकी तरह ही अपन को इसको सिद्ध करना है। सहभाज्य है। अब देखो इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं, वज्र गुणा कर लेते हैं। तो देखो क्यू तो हो गया 1 से गुणा, और ये √2 हो गया किससे, पी से गुणा। ठीक है, अब ये यो का जो सवाल बना, अब यह सवाल उसी सवाल की तरह बन गया जो अपने पहला सवाल किया था। देखो पहले सवाल में यहाँ बना था p बटे वर्गमूल 5q, और यहाँ बन गया q बराबर वर्गमूल 2p, है ना। क्या बना था पीछे, p बराबर वर्गमूल 5q बना था, और यहाँ ये बन गया। अब इसी तरह अपने इस सवाल को करेंगे। देखो दमादम, यहाँ दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो देखो क्या आएगा, वर्ग करने पर q का वर्ग q², और वर्गमूल 2 का वर्ग 2, और p का p²। ठीक है, इसका मतलब समीकरण 1 का मतलब क्या हुआ, समीकरण 1 को देखने से पता चलता है कि 2p² किससे विभाजित है, 2 से। इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब q² भी किसी, ये 2 नीचे आ जाएगा, q² के नीचे आ जाएगा 2, तो q² किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। q² में किसका भाग जा रहा है, 2 का, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि q² किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। बिल्कुल उसी तरह करना है आप, इसलिए q भी किससे विभाजित होगा, q भी 2 से विभाजित होगा। अब देखो अगर q 2 से विभाजित है, अगर q 2 से विभाजित है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि q का कोई एक गुणनखंड 2 आएगा q में, और दूसरा r मान लो। ठीक है, q बराबर 2 गुणा r, क्योंकि q 2 से विभाजित है तो ये वाली संख्या इधर की भी 2 से विभाजित होंगी, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा अगर 2 का भाग देंगे तो। अब इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब वापस समीकरण 2 से q की वैल्यू समीकरण 1 में जमा देंगे। तो करो इसको, सवाल को इधर कर देता हूँ मैं आपको इस सवाल को। देखो समीकरण 1 व 2 से q की वैल्यू समीकरण 1 में जमा दो, तो 2r है q की वैल्यू, तो जमा दिया आपने। इसको आगे हल किया तो 4r² हो गया, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4 और r का r², 2p²। ठीक है, अब देखो इस 2 से ये 4 कट जाएगा, इधर को काट सकते हैं अपन, बराबर की इधर को संख्या होती है ना आपसी में, दाई पक्ष बाई पक्ष में, वो कट जाती है। ये एक बार कट जाएगा 2, और इसमें 2 का भाग 2 बार चले जाएगा, तो बचेगा 2r² बटे p²। अब देखो समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से क्या स्पष्ट हो रहा है, समीकरण 3 से स्पष्ट हो रहा है कि इस 2r² में किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 2 से कट जाएगा ही, तो ये p² में भी किसका भाग जाएगा, 2 का ही जाएगा। तो p² किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। और जब p² 2 से विभाजित होता है ना, तो p भी 2 से विभाजित होगा, p भी 2 से विभाजित होगा। ओके, अब देखो, अब p भी 2 से विभाजित है और q भी 2 से विभाजित है, p भी 2 से विभाजित है, q भी 2 से विभाजित है। इसका मतलब ये हुआ कि p व q में कम से कम एक उपनिष्ठ गुणनखंड, एक के अलावा हो गया 2, जबकि अपन ने क्या माना था कि p व q क्या है, सहभाज्य, मतलब इनमें कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए सिवाय एक के, जबकि यहाँ उल्टा आ गया, क्योंकि अपन ने गलत माना इसलिए उल्टा आ गया। तो यहाँ लिख दो, अतः p व q में उपनिष्ठ गुणनखंड 2 है, उपनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि कल्पना के विरोध में है, कल्पना के विरोध में है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, किस विधि से, विरोधाभास विधि से। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो मैं इधर को कर देता हूँ थोड़ा, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब अपन करेंगे दूसरा सवाल, 7 वर्गमूल 5, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे विरोधाभास विधि से। तो करते हैं इसे दूसरे सवाल को, तीसरे के दूसरे को। तो तीसरे का दूसरा सवाल था 7√5, 7 वर्गमूल 5, तो इसको भी विरोधाभास उल्टा मान लो, ये एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है इसे, तो इसे मान लो यह अपरिमेय संख्या है, माना 7√5 परिमेय संख्या है, गलत मान लिया इसे अपन ने। जब यह परिमेय संख्या है तब क्या होगा, तब इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या है p/q के रूप की होती है। ओके, आप देखो ये सवाल तो आसान है, इसमें 7 गुणा में है, 7 गुणा √5 है, तो 7 को गुणा में है तो इधर को लेके आएंगे, इधर वाले पक्ष में, तो ये नीचे बटे में आ जाएगा। तो देखो p/7q, ठीक है, इसे दे दिया समीकरण नंबर 1।
अब 7 को बटे में लाने का उद्देश्य यहाँ था कि क्योंकि हमें ये अंडर रूट 5 ही रखना था यहाँ, जो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब समीकरण में इधर देखो दाएं पक्ष में p/7q, ये कौन सी संख्या है? ये बटे वाली संख्या है। देखो p/q है और इसमें बटे में 7 भी है। ये सभी पूर्णांक है, ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है। तो ये कौन सी संख्या होगी? ये परिमेय संख्या होगी। जबकि इधर को कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 है, क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः ये दोनों बात तो गलत हो गई, विरोधाभास प्राप्त हो गया। अब विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि अपने इसे गलत मान लिया था। गलत मान लिया इसे परिमेय संख्या है, ये गलत है। तो सही क्या है? सही यही है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो विरोधाभास विधि से इस प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा। तो लिखो अब, चूंकि समीकरण एक में p, q और 7 पूर्णांक है, तो p/q परिमेय संख्या होगी, जबकि इसके बाएं पक्ष में अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है। है ना, उल्टा प्राप्त हो गया, विरोध प्राप्त हो गया, क्योंकि अपन ने ये एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती कभी भी। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, ये हो गया अपना दूसरा सवाल। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखते हैं तीसरे प्रश्न का तीसरा सवाल। 6 + वर्गमूल 2, इसको अपन को सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। आप जैसे जानते हैं 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि किसी भी अपरिमेय संख्या में, देखिए ये अंडर रूट 2 है, इसमें अगर अपन परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो ये ओवरऑल जो संख्या प्राप्त हुई है 6 + अंडर रूट 2, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन अपन इसे विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। तो विरोधाभास में इसे अपन उल्टा मानते हैं। तो माना इसे परिमेय संख्या मान लो, माना 6 + रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये अपन ने इसे मान लिया। ओके, परिमेय संख्या मान लिया। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे p/q के बराबर लिख सकते हैं। तब 6 + रूट 2 बराबर p/q, जहाँ p/q क्या है? पूर्णांक है। p/q पूर्णांक, और q 0 के बराबर नहीं हो सकता हर। ठीक है, अब देखो अपन को अंडर रूट 2 को तो यही रखना है, वर्गमूल 2 को तो यही रखना है। 6 को इधर को पक्षांतर करके ले जाना है, ले जाओ। p/q माइनस का 6। ठीक है, अब देखो ये एक परिमेय संख्या होगी टोटल, क्योंकि ये परिमेय संख्या है और माइनस ये भी परिमेय संख्या है 6 भी। तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाते हैं ना, तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है अपन को। तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन इधर को अंडर रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो विरोधाभास प्राप्त हो गया, क्योंकि ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की कभी बराबर नहीं हो सकती। तो यह एक विरोधाभास प्राप्त हो गया। विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि अपन ने इसे परिमेय संख्या माना, जो कि गलत था मानना। तो फिर सिद्ध क्या है कि यह अपरिमेय संख्या है। अब लिखो समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में p/q - 6 एक परिमेय संख्या है, जबकि इसके बाएं पक्ष में, इधर को बाएं पक्ष में, जबकि इसके बाएं पक्ष में अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। अब विरोधाभास है तो अपन ने गलत माना था, इसलिए विरोधाभास प्राप्त हुआ। अतः लिख दो आप डायरेक्ट 6 + रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, इस प्रकार अपन ने प्रश्नावली 1.2 के सभी सवाल कर लिए। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक सवाल, फिर आप उसके स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो ये तो है तीसरे का तीसरा। अब देखो ये है प्रथम सवाल जो अपन ने किया था, है ना।
इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये प्रथम सवाल है और ये है दूसरा सवाल, ये रहा दूसरा सवाल। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी। और ये है तीसरा सवाल। तीसरे के तीनों सवाल में पहला सवाल है 1/√2, वो ये है। और जो दूसरे और तीसरे सवाल है इसके, जो ये रहे, दूसरा तो ये रहा 7√5, ये अपन ने सिद्ध किया था। और तीसरा जो अभी अंत में अभी अपन ने सिद्ध किया है फिलहाल ही, वो ये रहा। तो आप इनके सबके स्क्रीनशॉट ले लो और ये प्रश्नावली कंप्लीट। धन्यवाद। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा देना और धन्यवाद।